दोषी तो ये लोग हैं, प्रधानमंत्री दोषी हैं, गृह मंत्री दोषी हैं, और इमीडिएट इनको इस्तीफा देना चाहिए, तब जाके झारखंड में कोई बहस की बात करनी चाहिए। उससे पहले भी यहाँ और भी शादियां हुई हैं जो गैर आदिवासियों ने आदिवासियों से किया है, तो ये एक्सेप्शन रहा है। तो ये बाहरी लोगों ने जो इतना एक्सप्लॉयटेशन किया है और आदिवासी औरतों का शोषण किया है, इस पर इनका फोकस नहीं है। एनआरसी सबसे पहले हेमंता ने लाया, हेमंता को इसी ऑपरेशन में यहाँ भेजा गया है कि वो आप जाके देखो कि यहाँ बांग्लादेशी हैं तो उससे एनआरसी की बात करो, सीएए की बात करो, और यहाँ पे हवा खड़ा करो और आग लगाओ, क्योंकि यहाँ के एक एक लोगों का खून खौला हुआ है कि भाई एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना अपराध के आप 5-5 महीने जेल में रख रहे हो। गोड्डा एमपी तो खुद घुसपैठिया है। तुम्हारा क्या काम है इस राज्य में? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो झारखंड। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज में गिरिजेश्वर प्रसाद। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं झारखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर। कहा जा रहा है खासकर एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पिछले महीने जुलाई में जब रांची आए थे, उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों से, युवतियों से, लड़कियों से विवाह कर रहे हैं और उनकी जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इस तरह झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों अर्थात मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इस पर आज चर्चा करने के लिए मैं आया हूं इस मंच पर। आज मेरे साथ रांची से जुड़ रही हैं बहुत प्रसिद्ध लेखिका, समाज सेवी और पत्रकार भी रह चुकी हैं, और उनका परिचय आपके लिए नया नहीं होगा, आप उन्हें जानते हैं। आप हैं डॉक्टर बासवी कीरो। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका आभार। और बासवी जी को तो मैं पहले से जानता रहा हूं, लेकिन मिलने का अवसर आज पहली बार मिला है। यह हमारे लिए अच्छा और सुखद संयोग है कि हम अभी कुछ देर बात करेंगे बासवी जी से। और बासवी जी झारखंड राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं, जो मैंने गूगल सर्च किया और जो पाया, और नीतिशा से भी जो मैंने फीडबैक लिया, तो आप कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। आप संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, भारत का और भारत के आदिवासियों का। वर्तमान में आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एथनो मेडिसिन से जुड़ी हुई हैं, और मैंने पहली बार सुना इस इंस्टीट्यूट के बारे में, और मुझे जो जानकारी मिली कि यहाँ महुआ के फूलों का संग्रह, प्रसंस्करण और संरक्षण होता है। इतना ही मैं जान पाया थोड़े से समय में, और अच्छा लगा। और आज हम इन सवालों पर, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उन पर मैं बासवी जी से बात करने जा रहा हूं। बासवी जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो झारखंड की राजनीति में एक नई बात चल पड़ी, वैसे बहुत नई भी नहीं है यह, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का यह पुराना एक शगुफा रहा है। अभी चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसके पहले अमित शाह जी ने रांची में आकर कह दिया है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासी बच्चियों और महिलाओं के साथ वे शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन को हथिया रहे हैं, और इससे झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। इसके साथ, इसके बाद मैं कहूं, अमित शाह जी ने जो शुरू किया रांची से, उसे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद तक पहुंचा दिया, और संसद में उन्होंने कई कदम आगे बढ़कर एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन करने की मांग कर दी। झारखंड
पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी का गठन का उन्होंने मांग रख दी संसद में। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और यह बहुत सेंसिटिव मामला है। और इस मामले पर मैं बासवी जी से सुनना चाहता हूं, और हमारे दर्शकों के लिए बासवी जी बताएं कि इसके मतलब क्या है और इसकी दिशा क्या है, यह कहां ले जाएगा हमारे समाज को और राज्य को। डॉक्टर बासवी जी। गिरजेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए यह आयोजन किया है। सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आज की तारीख में, इस युग में। और इस सोशल मीडिया में जो आप एजेंडा लेकर आए हैं, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं हमारे देश के, और जो गोड्डा से एमपी हैं उनके बयान, और जो राजनीति है घुसपैठिए वगैरह की, ये बहुत ही अत्यंत ज्वलनशील मुद्दे को आपने चर्चा में लाया है। और शायद इसी कारण से मैं आपके यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक हुई। मैं सिलसिलेवार कुछ बातें रखना चाहती हूँ जो आपने कहा है। जी, एक तो बिल्कुल। एक तो ये कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे झारखंड प्रदेश में आ रहे हैं, आपने कहा, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि घुसपैठिए आ रहे हैं। आए होंगे, कुछ तो आ ही सकते हैं, हमारे रांची में भी कुछ लोग आए हैं, वो बांग्लादेश के हैं या असम के हैं पता नहीं, लेकिन वो सताए हुए और शोषित पीड़ित समुदाय में से होंगे, तो वो आए होंगे। और कुछ संथाल महिलाओं से, पहाड़िया महिलाओं से उन्होंने शादी भी की होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। ये है घटना। इसके पहले इतिहास में अगर हम जाएँ, तो झारखंड प्रदेश, आपने बताया कि अलग राज्य के आंदोलन में आप भी रहे, लिखते रहे धनबाद से। मैं झारखंड अलग राज्य आंदोलन को लिखती रही जनसत्ता में, और उसका हिस्सा थी मैं एक पत्रकार के तौर पर और कार्यकर्ता के तौर पर। तो मैंने ये पाया कि जो आदिवासी समुदाय यहाँ का है, एथनिक कम्युनिटी, वो उसके साथ जो लोकल दूसरे जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है जो झारखंडी हैं, तो उनकी भी शादियां हुई हैं। ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में भी शादियों का इतिहास है यहाँ। जो था एक हमारा, हम बिहार के हिस्से में थे, और बिहार से हम अलग होकर झारखंड बना, तो उसकी जड़ में जो बहुत सारे मुद्दे थे, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि आदिवासी महिलाओं का शोषण बाहरी लोगों के द्वारा। लेकिन आप देखिएगा कि जो झारखंड अलग राज्य के का जो एजेंडा था, उसमें जंगल, ज़मीन, जज़्बात, जल, जंगल, ज़मीन, जज़्बात के जो सवाल थे, वही एजेंडा में थे। औरतों का सवाल कभी सरफेस में नहीं आ पाया, अलग राज्य आंदोलन के एजेंडा में भी। लेकिन ये सवाल तब भी थे, जो सवाल आज उठाए जा रहे हैं। आप देखिएगा कि कोयलांचल के इलाके में जो कोल माइनिंग होती है, बाहर बिलासपुर से लोग आए, छत्तीसगढ़ से आए, बिहार के लोग आए। उन लोगों ने बिहार में भी एक शादी की, छत्तीसगढ़ में भी एक शादी की, और कोयलांचल में जहाँ पे कोयला माइनिंग करके वो गुज़र-बसर करते थे, वहाँ भी उन लोगों ने एक शादियाँ की। और जब कोल माइनिंग बंद हुआ और उनकी नौकरियाँ चली गई, तो वो यहाँ की शादियाँ की भी अपनी वाइफ को, चाहे वो आदिवासी हो या दलित हो, उनको छोड़कर फिर वो बिहार, बिलासपुर वगैरह वापस चले गए। तो इसकी पूरी जी। जानकारी बिहार के मानवाधिकार आयोग की एक मानवाधिकार कमेटी के एक रिपोर्ट से मुझे मिला। जाबिर हुसैन साहब उस समय बिहार विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे। तो उन्होंने एक मानवाधिकार कमेटी रिपोर्ट ये प्रकाशित की थी, और उन्होंने बताया था कि लगभग 3000 आदिवासी महिलाएं धनबाद, बोकारो के जो माइनिंग एरियाज़ हैं, मांडू, हजारीबाग के माइनिंग एरियाज़ में निराश्रित, मतलब डेज़र्टेड वीमेन के रूप में वो छोड़ दी गईं,
जब माइनिंग शुरू हुई थी तो बाहर से लोग आए थे काम करने और यहाँ उनको पत्नी बनाकर रखा, फिर वो चले गए क्योंकि वहाँ उनकी अपनी पहले से पत्नियाँ थी। तो ये एजेंडा कभी भी सरफेस में आता नहीं है और अलग राज्य का गठन हुआ 2000 में और उसके बाद से देखिए अभी 24 साल हो गए। ज़्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, लेकिन उन्होंने इन मुद्दों को कभी रखा नहीं। आदिवासी औरतों के शोषण का एजेंडा कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं रहा है। इसीलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने पूरे मसालेदार लगा के मुद्दे में मसाला लगा के इसको पूरी तरह से हाइलाइट किया है। मेरा ये कहना है कि अगर बांग्लादेशी आए हैं इस हमारे झारखंड में और हमारे 10 आदिवासी लड़कियों से या 20 लड़कियों से 50 आदिवासी लड़कियों से शादी भी कर लिया है, तो ये इतना बड़ा एजेंडा नहीं है कि आप इसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठ और ज़मीन लूट का जो ये एक नैरेटिव गढ़ रहे, एक फ्रेम इन लोगों ने जो तैयार किया है, उसको लेकर आप हंगामा करें। एक्सेप्शन जो होता है, अपवाद, अपवाद जी, कभी भी समाज के नियम नहीं बन सकते हैं। और आप देखिए कि जो बांग्लादेशी आए हैं और 1 आध 2 होंगे, कुछ होंगे मामले जो शादियाँ की होंगी संथाल और पहाड़िया औरतों से, उसके पहले भी यहाँ और भी शादियाँ हुई हैं, जो गैर आदिवासियों ने आदिवासियों से किया है। तो ये अ, एक्सेप्शन रहा है और जी, मान लीजिए 2.1% का मामला रहा होगा, जो या 2% मामला रहा होगा। तो ये न्यूनतम परसेंटेज वाली जो इंसिडेंट्स है, आप उसको पूरे समाज के फ्रेम में ला रहे हो। तो देखिए, झारखंड जो है वो 5th शेड्यूल का इलाका है, यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है। यहाँ जी, 6ठी अनुसूची नहीं है नॉर्थ ईस्ट की तरह, मेघालय और नागालैंड की तरह कि वहाँ पर आप वहाँ पर जैसे 5th शेड्यूल एरिया में है कि बाहर के लोग आ सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं। ये संवैधानिक छूट उनको मिली हुई है। तो जी, ये वो हाँ, ये 5th शेड्यूल एरिया में की एक बहुत बड़ी मजबूरी है कह सकते हैं और एक एक परिस्थिति संवैधानिक स्थिति है कि बाहरी लोगों का रोका यहाँ नहीं जा सकता है। तो इसलिए वो जी, लोग आते हैं। अब बाहरी लोगों के साथ बांग्लादेशियों का जो सवाल को इन लोगों ने घुसाया है, तो ये बाहरी लोगों ने जो इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है और आदिवासी औरतों का शोषण किया है, इस पर इनका फ़ोकस नहीं है। इनका हुँ, फ़ोकस है बांग्लादेश। तो हुँ, बांग्लादेश का जो मामला है, तो बांग्लादेश झारखंड की सीमा से सटा हुआ नहीं है। अगर हुँ, आप हुँ, नक्शा देखेंगे, तो नक्शा में झारखंड से सटा हुआ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है। तो जी, झारखंड की सीमा से सटा हुआ कोई भी अदर कंट्री नहीं है, कोई भी जो देश है वो झारखंड की सीमा से नहीं लगता है। तो अगर मान लीजिए कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल के चैनल से उस राज्य में घुसते हुए हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो सीधे-सीधे होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीमाओं जी, का देखभाल करना, सीमाओं की रक्षा करना, ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम हुँ, मिनिस्ट्री की हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हुँ, क्यों नहीं अमित शाह जी इस्तीफ़ा दे देते हैं? मैं तो हुँ, माननीय गृह मंत्री जी को कहती हूँ कि आपको गृह मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप कह जी, रहे हैं, अगर आप आरोप लगा रहे हो तो। अगर आप आरोप लगा रहे हो कि बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन लूट रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मोरल नैतिक आधार पर आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और जो जी, प्रधानमंत्री हैं, वो इन सब मामलों में पूरी तरह से चुप्पी बना रखे हैं और उन्होंने 2-2 मुख्यमंत्रियों को हमारे प्रदेश में भेज रखा है, हेमंता बिस्वा शर्मा को और शिवराज चौहान मध्य प्रदेश को और असम। इन दोनों राज्यों में आदिवासियों की क्या हालत है? असम में कितने बांग्लादेशी घुसपैठ हुए और कितने लोगों को उन लोगों ने अपने प्रदेश से निकाला और एनआरसी लाया। एनआरसी सबसे पहले हेमंता ने लाया।
हेमंता को इसी जी। ऑपरेशन में यहाँ भेजा गया है कि वो आप जाके देखो कि यहाँ बांग्लादेशी हैं तो से एनआरसी की बात करो, सीएए की बात करो और यहाँ पे हवा खड़ा करो और आग लगाओ, क्योंकि हेमंत सोरेन को इन लोगों ने बिना दोष के और बिना अपराध के 5 महीने जेल में रखा। तो ये मामला तो लोगों के लिए हॉट है, बहुत ही दिल मतलब खौलने वाली बात है। यहाँ के एक-एक लोगों का खून खौला हुआ है कि भई एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना अपराध के आप 5-5 महीने जेल में रख रहे हो। इससे डाइवर्ट करने के लिए इनके पास में कोई हॉट एजेंडा नहीं है। तो इन लोगों ने ये हॉट एजेंडा लाने का ये काम किया है और जिसके लिए वही ज़िम्मेवार हैं। अगर जी। बांग्लादेश घुसपैठ हो रही है तो तुम ज़िम्मेवार हो और 10 सालों से तुम्हारी गवर्नमेंट है, अभी 3rd टर्म तुम लोग कोalition में आए क्योंकि तुम्हें बहुमत नहीं मिला। तो दोषी तो ये लोग हैं, प्रधानमंत्री दोषी हैं, गृह मंत्री दोषी हैं और इमीडिएट इनको इस्तीफा देना चाहिए, तब जाके झारखंड में कोई बहस की बात करनी चाहिए। मैं नहीं सोचती कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी कोई बातें हैं। मेरे पास में गिरिजेश्वर जी जो रिपोर्ट्स हैं, मेरे जी। पास में जो तथ्य आए हैं, उसमें मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश से जो लोग भी गरीब लोग आए हैं, वो जी। हिंदू लोग, बांग्लादेशी हिंदू लोग हैं। अच्छा। और बांग्लादेशी हिंदू लोग जो हैं वो आए हैं। चूँकि बांग्लादेश में मुसलमानों को कोई टॉर्चर तो है नहीं, कोई उत्पीड़न जी। तो है नहीं। हाँ, हुँ। बांग्लादेश में जो अगर प्रताड़ित हो रहे होंगे तो थोड़े बहुत हिंदू लोग हो रहे होते हैं, जो छोटी बहुत गलत-सलत या सही भी खबर आती है, मान लीजिए। तो जो हुँ। लोग आए वो तो बांग्लादेशी हिंदू लोग हैं जी। और ये हिंदू लोगों को ही तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा और गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे हैं कि जो बांग्लादेश से आए हैं, भूटान से आए हैं, अफ़गानिस्तान से जो हिंदू लोग आए हैं, उनको हम सीएए और एनआरसी में हम दर्ज करेंगे और उनको हम नागरिकता देंगे। ये तो उन्होंने खुलेआम कह रखा है। जी। तो जो जी। बांग्लादेश में हिंदू लोग घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, तो आप उनको दे दो दर्जा। आप इतना हंगामा कर रहे हो, दे दो दर्जा और इस्तीफ़ा भी दो, क्योंकि तुम लोगों की असफलता और विफलता की वजह से बांग्लादेशी झारखंड में घुस पड़े हैं। सीमा में नहीं लगते लेकिन वो आए कैसे? अवैध घुसपैठी है। आप घुसपैठी इन्फिल्ट्रेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इल्लीगल हुँ। वो उनका आना हुआ है यहाँ पर। जी। तो जी। इल्लीगल अगर आए हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इल्लीगल आप चीज़ों को बढ़ावा दिया, तो इल्लीगल काम करने वाले गृह मंत्री को तो बिल्कुल इस्तीफ़ा करना चाहिए कि तुम इल्लीगल चीज़ें कैसे कर रहे हो देश में। जो हिंदू लोग आए हैं, जो मेरे पास तथ्य आए हैं गिरिजेश्वर जी, जो मैं बात कर रही थी जी। आपसे, कि जो जी। तथ्य आए हैं उसमें मेरे पास में 12-15 महिलाओं की लिस्ट आई है, जिससे जो उसके पति हैं, उनके जी। हस्बैंड जो है वो सब हिंदू हैं। हुँ। हाँ, वो उनके हस्बैंड सारे हिंदू हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं एक और भी तथ्य आपके सामने में रखूँगी, वो सारे हिंदू हैं और इन लोगों ने संथाल महिलाओं से, पहाड़िया महिलाओं से शादी की है और इनके नाम देखिए, इनके जो पतियों के नाम हैं मंटू मंटू है, शाह हैं, शाह नाम से है और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं वो मुझे अभी जी। हाँ, ये तो ये जो महिलाओं से शादी इन लोगों ने की है, वो हिंदू पतियों के नाम है जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल नाम नहीं लगते हैं उनके। जो लोकल हुँ। झारखंडी लोगों के नाम हैं, वो झारखंडियों के नाम थोड़े अलग होते हैं और बांग्लादेश से जो हिंदू लोग आए हैं, उनके नाम हुँ। जो हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो उन नामों को और उनके टाइटल्स पे अगर आप गौर करेंगे, तो वो टाइटल्स को आप अगर देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि ये जो उनके पति हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, वो झारखंड के हैं। झारखंड के नहीं हैं वो। तो ये मैं नाम मैं निकाल रही थी। जी। ऐसे हाँ, ऐसी लिस्ट है, पूरी लिस्ट जो आदिवासी औरतों से जिन लोगों ने शादी करी है और वो रह रहे हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए और ये चीज़ों को बहुत ही घाल-मेल नहीं करना चाहिए कि जो बांग्लादेशी हिंदू है, उसकी बात मुसलमान ही घुसपैठिए आ गए हैं।
ये बात ये लोग फैलाते हैं, लेकिन इनके पास में कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण ये लोग दे नहीं रहे हैं। केवल एजेंडा इन लोगों ने बना दिया है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कोई प्रमाण तो दिए नहीं। लेकिन हम लोगों के पास प्रमाण है जो ये बताते हैं कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उन लोगों ने ही यहाँ शादी की है। और मैं एक और आप इस स्टोरी दिखा रही हूँ, जो चीजें बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट की जा रही हैं, जी, बहुत ही गलत तरीके से, हाँ, ये प्रेजेंट की जा रही है तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके झारखंड में आग लगाने के लिए, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए, और मुसलमानों के खिलाफ एक भेदभाव का वातावरण, और एक मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को गोलबंद करके वोट की राजनीति करना, वोट बैंक पक्की करने का। देखिए, मुझे एक राजनीतिक दल ने एक डाटा भेजा है, ये 2019 का डाटा है। ये विधानसभा चुनाव का डाटा है बोरियो का। बोरियो आपका एसटी विधानसभा क्षेत्र है, एसटी जी, 10 सीट है। अब उसमें जी, जो मतदाता हैं, मतदाताओं की हुँ, उन्होंने लिस्ट भेजी है। मैं आपको 2-4 नाम लिस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। उसमें सबसे पहला लिस्ट में मुस्लिम वोटर्स का है। ये 43,578 का है। जी, 43,578 मुस्लिम वोटर्स हैं। मुर्मू जो वोटर्स हैं, संथाल में मुर्मू टाइटल होता है, वो जी, 21,000, हाँ, 21 2,17,000 नहीं, 2,17,000 नहीं, 21,789 हैं, 21,789 इतने हैं। सोरेन लोग जो हैं वो 15,026 हैं। पहाड़िया हुँ, लोग हैं 13,524 हैं। हेम्ब्रोम हुँ, जो है वो 12,522 हैं। टुडू हुँ, लोग जो 11,520 हैं। तो अच्छा, मरांडी लोग हैं 10,518 है। हांसदा लोग हैं 10,518 है। किस्कू लोग हैं 8,264। शाह लोग हैं, जो लोकल शाह लोग हैं 8264 है। पंडित लोग हैं 5008 है। ठाकुर लोग हैं वो 4257 है। यादव लोग 4007 है। सिंह लोग हैं 4007। राय लोग हैं 3005। चौधरी लोग हैं 2,754। बेसरा लोग हैं 2,554। बास्की है, ये संथाल होते हैं, वो 2,254 है। पासवान लोग हैं 2,000 के लगभग। कुमार भी 2,003 के लगभग। लोहार, दास, होंसा, भगत ये लोग 2,000 के करीब हैं। टूरी लोग 1,700 हैं। माल्टो जो पहाड़िया होते हैं वो 1,753 है। गुप्ता लोग हैं 1,502 है। मड़ैया लोग 1,500 है। और महतो लोग 1,500 हैं। तो अगर आप मुस्लिम वोटरों को अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हैं गिरिजेश्वर जी, तो जी, ये 3,578 हैं, इन लोगों ने जोड़ के दिया है। बाकी मुर्मू, सोरेन, पहाड़िया, हेमरम, टुडू, मंडल, मरांडी, हांसदा, किस्कू, पंडित, ठाकुर, यादव, चौधरी, पासवान, कुमार, लोहार, ये सब, मालतो, गुप्ता, मड़ैया, ये सब जोड़िएगा तो लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन इनका आता है। तो 1.5 लाख यहाँ की लोकल आबादी है, और मुस्लिम आबादी 43,000 की लगभग की है। और ये सब मुसलमान जो है वो लोकल मुसलमान है। अब आप इन्हीं को टारगेट कर रहे हो, और इनको अगर आप बोलोगे कि ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही गंदी और गलत राजनीति कर रहे हैं। और झारखंड की जो सामाजिक ताना बाना है, यहाँ का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, आप उसको सीधा सीधा चोट पहुंचा रहे हैं। और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना को एकदम नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, बिखेर देना चाहते हैं, ध्वस्त कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, और पूरे झारखंड में एक भयंकर तबाही लाना चाहते हैं। और यही कारण है कि इन्होंने झारखंड के बंटवारे की बात कही है। इनको झारखंड के बंटवारे का कोई हक नहीं है। जो देखिए 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, आप जानते हैं कितने बलिदान और कितनी शहादत के बाद बना है। लगभग जी, 200 सालों का इतिहास है रक्तपात का। जो संथाल हुल हुए 1855-57 में, बिरसा का हुलगुलान हुआ। यहाँ 1832 में सीलागाई में, रांची के पास जगह है सीलागाई,
वहां वीर बुद्धू जी, भगत और उनकी दुनिया पूरे परिवार ने कुर्बानी दी। इतने ब्लड बाथ और रक्तपात के बाद 5-5 कोल विद्रोह का इतिहास है, पोटो हो का है, इतने सारी कुर्बानियों के बाद ये राज्य बना है। तो राज्य आपने ऐसे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं दिया ना, इतनी बलिदान थे, इतने संघर्ष थे, इतनी कुर्बानी थी, तभी तो स्टेट मिला है। आप जी, कह देते हो जनता पार्टी वाले कि हमने राज्य बनाया, तो आपने बैठे-बैठे राज्य दे दिया क्या परोस के थाली में? इतनी कुर्बानी और शहादत के बाद ये राज्य मिला है। आप मजबूर थे, यहाँ के लोगों की माँग थी, डिमांड था, तभी आप मजबूरन आपको देना पड़ा कि भई आदिवासी अस्मिता का सवाल है, तो आपने दिया है। तो आप अब इसका दूसरा खंड करना चाहते हैं केवल सांप्रदायिक आधार पर? अगर यही बात थी तो ग्रेटर झारखंड की मांग हुई थी जिसमें आपके वेस्ट बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा को मिलाने की बात थी, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर को मिलाने की बात थी, सुंदरगढ़ को मिलाने की बात थी और छत्तीसगढ़ के जसपुर और सरगुजा को मिलाने की बात थी। तो हमें ये राज्य क्यों नहीं दिया? ग्रेटर झारखंड हमें क्यों नहीं दिया? अभी आप इसकी बात कर रहे हो कि मुसलमानों को मिला के यूनियन टेरिटोरी बना दो, जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जो बिहार के हिस्से हैं और मुर्शिदाबाद जो आपका वेस्ट बंगाल का है। तो इनको मिला के ये टेरिटोरी बनाने की बात करना है ताकि वो सेंटर के कंट्रोल में चला जाए और मुसलमानों पे विचार वो करना चाहे वो कर ले। तो इनका एजेंडा जो है वो आदिवासियों का हित करना नहीं है। अगर ऐसा रहता तो आदिवासियों के हितों के लिए बने हुए जितने कानून हैं, उनको ये लागू करते। अभी देखिए 2013 का लॉ जो यूपीए 2 के समय में आया, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट, उसके 24(2) में प्रावधान है कि अगर आप आदिवासियों की जमीन आपने लिया है 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सेक्शन 11 में और आप 2013 के लॉ आने के पहले कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ बोलता है कि 5 साल पहले अगर आपने फिजिकल पोजीशन नहीं लिया तो एक्विजिशन शैल बी डीम्ड टू हैव लैप्स, मतलब ये अधिग्रहण स्वतः जाएगा। खत्म, लेकिन जी, मोदी ने देखिए 2013 का जो सेक्शन है 24(2) उसको लागू नहीं कर रहे हैं। अगर आप लागू करेंगे आपको आदिवासियों की जमीन वापस मिलेगी जिन जमीन का अधिग्रहण हुआ है और कंपनियां नहीं बैठी हैं, न सरकारी न प्राइवेट कंपनियां नहीं बैठी हैं और फिजिकल पोजीशन सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का नहीं हुआ है। तो आप आदिवासियों के हितों के लिए बने हुए कानून तो लागू करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप आदिवासियों के ऐसे मुद्दे उठा रहे हो जिससे पूरा समाज उस तरह से प्रभावित नहीं है। 1-2% का मामला होगा या 0.1% ऐसा मामला होगा, कोई बाहर से आया और बांग्लादेश का और किसी ने शादी कर ली होगी, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज हुआ होगा। तो ऐसे 1 या 2 मामले को लेकर आप पूरे देश को बर्बाद कर रहे हो। पूरे देश को आप झारखंड प्रदेश में आप टंटा खड़ा कर रहे हो, एक तनाव का वातावरण पैदा कर रहे हो 1 या 2% के केस को लेकर। जो मेजर इश्यूज हैं, जिससे 90% लोग प्रभावित हैं, आप उस एजेंडा पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जल, जंगल, जमीन की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपने मेरे परिचय में महुआ की बात की। गिरिजेश्वर जी मैं बता रही हूँ, महुआ फ्लावर जो है पूरे ट्राइबल इंडिया में इतना बड़े पैमाने पर पाया जाता है और सारे आदिवासी उसकी दारू बनाते हैं और दारू बना के बेचते हैं क्योंकि वो उनको दारू बनाने का नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है और उससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। तो भई जी, आपने झारखंड तो बना दिया, लेकिन झारखंड में मिलने वाले महुआ को लेकर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है जिससे 90% लोग प्रभावित हैं। ये तो 0.1% का मामला होगा जो बांग्लादेश से लोग आए होंगे और संथाल या पहाड़िया लोगों से शादी किया। लेकिन हमारे आंकड़े तो मैंने आपको बताया कि वो हिंदू लोग हैं, बांग्लादेशी हिंदू लोग हैं जिन्होंने शादी की है। और अगर कोई मुसलमान है तो ये लिस्ट देना चाहिए। देखिए बहुत सारे लिस्ट हमारे पास दूसरे भी आए हैं, जिसमें कुछ आदिवासी संगठनों ने बोला है कि हमारी बहू बेटियों से दूसरे लोग शादी कर रहे हैं, मुसलमान लोग शादी कर रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष संथाल लेडी है, उसका कोई अंसारी है या उसका पति कोई मुसलमान है। तो वो जो अंसारी है, मुसलमान है, सब लोकल लोग हैं। अगर बांग्लादेश के मुसलमान आते हैं तो शेख मुजब्बर, शेख रताउल, अजीब किस्म के उनके थोड़े दूसरे नाम होते हैं। झारखंड में तो केवल ईमान और अंसारी लोग हैं। तो देखिए जी,
तो इन लोगों ने बारीकी से अध्ययन किए बिना ये लोग एकदम अज्ञानता के अंधकार में, अज्ञानता नहीं जानबूझ के ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आशा लकड़ा राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य है, वो अपने आकाओं के पीछे दुम हिलाने लगती हैं और तथ्यों पे बात ही नहीं करती हैं। रांची में इतने लोगों ने नॉन ट्राइबल से शादी की और आदिवासियों की जमीन लूटी, वो मेयर थी, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया। और रांची में बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें ट्राइबल से नॉन ट्राइबल ने शादी की है और जमीन हड़प लिया है। ऐसे मामले भी मुश्किल से 1% होंगे, लेकिन आप 1% मामले को पूरे 99 लोगों के ऊपर आप थोप रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का जस्टिस है? तो इससे आपकी मानसिकता समझ में आती है ना, आपका आपका जो कुत्सित पॉल्यूटेड माइंड का, वो आपको समझ में आता है कि आप एजेंडा को डाइवर्ट करते रहते हो। और जी, झारखंड का जो जी, जी। आपने कोयले की रॉयल्टी नहीं दी, 1,36,000 करोड़ की आपने रॉयल्टी नहीं दी, जिसकी मांग सीएम लगातार कर रहे हैं। आपने अभी कोल एरिया बियरिंग एक्ट में संशोधन कर दिया और आप कोयला अनंत काल तक खनन करना चाहते हैं। पहले इसकी अवधि फिक्स थी 50 साल 30 साल, अभी आप करना जी, चाहते हैं कि भाई लाइफ लॉन्ग कोयले की माइनिंग होगी, जो भी माइनिंग होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या होता है भाई? आपको यहाँ पे साइंटिफिक और उसकी मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए और देश को कितना कोयला चाहिए ये बताना चाहिए। आप अंधाधुंध माइनिंग करेंगे, आप अनसाइंटिफिक माइनिंग करेंगे, तो देखिए ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। और कोयलांचल में जो ट्राइबल औरतों को डिजर्ट कर दिया गया, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, जाबिर हुसैन ने वो रिपोर्ट तैयार की थी, उस पर कभी भारतीय जनता पार्टी वाले तो बात नहीं करते हैं। ये लोग जी। ये एजेंडा उठाते हैं। तो ये वो देखिए इन सब संथाल परगना को देखिए, एकदम साफ बात है, संथाल परगना को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए टारगेट किया हुआ है कि संथाल परगना भारतीय जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को खत्म किए बिना झारखंड में उनकी राजनीति नहीं चल सकती है। जी, और जी। जो अभी ब्लंडर किया है, अभी जो ब्लंडर किया है, सीएम को 5 महीने उन लोगों ने रख दिया है जेल में, तो अभी उसका रिजल्ट उनको विधानसभा में मिल जाएगा। लोकसभा में उनको जवाब मिल गया, 5 आदिवासी सीटों से उनको उखाड़ भेज फेंका। 1 सीट तो जेएमएम के पास थी, राजमहल, लेकिन बाकी 4 हुँ, सीटें तो उनके पास थी, बीजेपी के पास। तो हुँ। उन बाकी 4 सीटों में तो उनको पराजय मिली, वो फतह नहीं कर पाए। तो उनको तो एक मैसेज मिल गया लोकसभा चुनाव में कि भाई बीजेपी का यहाँ चलेगा नहीं। विधानसभा चुनाव में तो वो उखड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है झारखंड में। ये लोग उल्टी उल्टी गिनती इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि ये उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं कि जी, बांग्लादेशी जी। तो बांग्लादेशी मुसलमान की बातें कर रहे हैं। मुसलमान कितने लोगों ने शादी की उसका नाम नहीं देते। जिन मुसलमानों ने संथालों से और आदिवासियों से या मुंडा उराव से शादी की है वो लोकल मुसलमान लोग हैं। तो वो एक अलग एजेंडा है, वो इंटरनल एक सवाल है कि भाई लोकल लोग जो है नॉन ट्राइबल लोग, उन्होंने जो आदिवासियों से शादी की है वो समाज के भीतर का एजेंडा है। वो समाज हुँ, बैठेगा, वो हुँ। जो ऐसी होती है, मुंडा मान की सिस्टम है, डोकलो सोहर है, हुँ, जो पढ़ा हुँ। राजा राजी पढ़ा है, जो ट्रेडिशनल पेशा कानून में जो राइट्स मिले हुए हैं इनको, तो ये जी। लोग तय करेंगे से बाहर जो लड़कियां जा रही हैं उनका हम क्या करें। तो भाई आप उनको उस समाज में जाने दो जिस समाज में वो चली गई हैं। हम जी। आदिवासी से कोई रिश्ता नाता ना रहे, इसको इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? हुँ, मेरा हुँ। ये कहना नहीं, आपने बहुत विस्तार से तमाम चीज़ों को आपने रखा है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ और वर्तमान के संदर्भों में भी आपने पूरे विस्तार के साथ अपनी बातें रखी और नई जानकारियाँ हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी थी। इसमें एक सवाल में मेरा है मैम कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को झारखंड के ट्राइबल्स का समर्थन कैसे मिल जा रहा है? आपने अभी जो नाम लिया, वो जो मेयर थी रांची की, लकड़ा, आशा लकड़ा। आशा लकड़ा जी हैं या बाबूलाल मरांडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, ऊपर से लेके नीचे कैडर तक में जो है आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग या झारखंडियों का मैं कह लूँ, उसमें गैर आदिवासियों को भी जोड़ लूँ, तो वे कैसे किन परिस्थितियों में जो है इस तरह की ताकतों को मजबूत कर रही हैं?
आखिर इन्हें साहस तो यहीं से मिल रहा है ना, और इसके लिए बहुत समाज। हाँ, आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाए हैं। देखिए, ये वीर भाला तलवार जी हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो जी। झारखंड अलग राज्य से आंदोलन से बहुत जुड़े रहे। जमशेदपुर के थे वो, हैं हम्म। भारत तलवार। उन्होंने कई किताबें लिखी। उन्होंने उसी समय हम्म। लिखा था, जब आंदोलन 80 के दशक में काफ़ी चरम पर था, 90 के दशक में। तो उन्होंने उस समय ये लिखा था कि देखिएगा, झारखंड में एक समय ऐसा आएगा जब आरएसएस और बीजेपी के जो समानांतर उनके जो प्रकल्प है, विचार बीजेपी की विचारधारा को फैलाने वाले जो उनकी एजेंसियां हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सारे लोग ग्रामीण अंचलों पे बहुत जबरदस्त कब्जा कर लेंगे और आरएसएस की घुसपैठ झारखंड के गांव में बढ़ेगी। और इससे उन्होंने शिबू सोरेन गुरुजी को भी अवगत कराया था, क्योंकि वीर भारत तलवार जी गुरुजी के काफी करीब हुआ करते थे। और जी। देखिए, आज उनकी बात सच हो रही है कि झारखंड के गांव-गांव में जिस तरीके से आरएसएस वालों ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने कलश यात्रा, जो प्रवचन होते हैं, क्या आशाराम बापू या स्वामी और क्या-क्या ये लोग आते हैं ना प्रवचन करने के लिए। जी। हाँ, ये जो आए थे धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह, जिनके प्रवचन होते हैं, ऐसा करके इन लोगों ने आदिवासी गाँव में हिंदुआइज़ेशन के प्रोसेस तो बहुत तेज किया है, इसमें कोई शक नहीं। और यही कारण है जो आपके जो सवाल आए हैं, बहुत ही गहरे और बहुत ही गंभीर सवाल है कि भई इस वजह से किस वजह से इनको वोटिंग हो रही है और आदिवासी क्यों इनके पक्ष में खड़ा है। तो गरीब आदिवासियों को आप गुमराह करके, आप उनके धर्म परिवर्तन करके उनको हिंदू बनाकर, और आप उनको ले जा रहे हो दूसरी दिशा में, और आप उनको ठग के, फुसला के, पैसे के लोभ देकर, धर्म परिवर्तन करा के आप उनको बीजेपी में ले जाके बीजेपी के समर्थक बनाए हो। आदिवासी बेचारा भोला-भाला है, निरीह है, गरीब है, लाचार भी है, विवश भी है। आप उनकी बेबसी का, लाचारी का फ़ायदा उठाकर आप उनके वोट ले रहे हो, आप उनको हड़िया दारू पिलाकर आप उनके वोट ले रहे हो। तो ये पैसे के बल पर और धर्म के बल पर, और ये सब जो है गुमराह करके, सांप्रदायिक राजनीति करके, इन लोगों ने आदिवासियों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। लेकिन देखिए गिरिजेश्वर जी, ये इतना आसान नहीं है। अभी देखिए, इन लोगों को 24 के लोकसभा चुनाव में जवाब मिला है कि जो आदिवासी हिंदू हो गए हैं, वो सरना, जो आदिवासी सरना धर्मावलंबी है, प्रकृति के पूजक लोग हैं। तो सरना धर्मावलंबियों को, प्रकृति पूजक लोगों को इन लोगों ने धर्म कोड नहीं दिया। आदिवासी धर्म कोड की माँग थी, जो बीजेपी ने नहीं दिया। क्या पॉलिटिक्स है? क्यों नहीं देना चाहते हो आप धर्म कोड? क्योंकि आप आदिवासी को हिंदू बनाना चाहते हो? भई आदिवासियों को आपने दिया क्या? आप 10 साल से रूल कर रहे हो और आदिवासी समाज में आप एजुकेशन का परसेंटेज 1% नहीं बढ़ाया इन लोगों ने। आदिवासी इलाके में एक नया स्कूल नहीं खोला इन लोगों ने। और आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का आंकड़ा देख लीजिए कि आदिवासियों में आज भी शिक्षा का परसेंट 17% है पर आदिवासियों में। 24% है जो आदिम जनजातियाँ है। हमारे देश में 75 आदिम जनजातियाँ हैं। पीवीटीजी ग्रुप बोलते हैं, पीवीटीजी है। इनके जो प्रतिशत है शिक्षा का जो आंकड़ा है, आप उठा के देखिए। ओवरऑल जो ट्राइबल कम्युनिटी में लिटरेसी का रेट है, वो 54-52 से ज़्यादा का नहीं है। आदिवासी औरतें 40-42% से ज़्यादा लिटरेट नहीं है। एजुकेटेड तो छोड़ दीजिए, लिटरेसी नहीं है। तो आप आदिवासी समाज को 70, 75, 50% भी आपने एकदम से लिटरेट नहीं किया, एजुकेट नहीं किया, और 10 सालों से आपकी गवर्नमेंट है, आप आदिवासी के शिक्षा का परसेंटेज कितना बढ़ा पाए? तो आपको आदिवासियों को शिक्षित नहीं करना है, आपको आदिवासियों को गुमराह करना है, हिंदू बनाना है और हिंदू राष्ट्र के एजेंडा में उनको फिट करना है, उनको वोट बैंक बनाना है, उनकी गरीबी बनाए रखना है। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, उसमें आदिवासी भी बड़ी संख्या में है। तो आदिवासी की भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनके लिए कोई अकादमी नहीं बनाना है। आप उनको बिज़नेस में लाने के लिए आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन आप उनकी गरीबी बनाए रखकर, उनको वोट बैंक बनाकर, उनको हिंदू बनाने का एक पक्का एजेंडा आपने रखा है। और इन लोगों ने गोड्डा एमपी तो खुद घुसपैठ किया है।
गोड्डा एमपी जो है वो भागलपुर के हैं। तुम्हारा हम्म क्या हम्म काम है इस राज्य में? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो झारखंड। तुम आदिवासी एजेंडा पे कभी बात नहीं करते हो। गोड्डा के एमपी जो है झारखंड का झ नहीं जानते, आदिवासियों का अ नहीं जानते। और देखिए कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विधान पार्लियामेंट में। वो जिस तरीके से मुस्कान भर भर के बातें करते हैं, देखिए सत्ता का कितना संरक्षण मिला हुआ है उनको, कि मुस्कान भर भर के एकदम मुस्की मार मार के वो बातें रख रहे थे गोड्डा के एमपी। क्या किया है तुमने गोड्डा के लिए और झारखंड के लिए और आदिवासियों के लिए? वो तो आदिवासियों से नफरत करते हैं। और देखिए उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए 3 करोड़ दिया, अच्छा किया। राम का नाम ले रहे हैं, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। कम से कम आदिवासियों का स्कूल बना देते, कम से कम 50 स्कूल खोल देते आदिवासी गांव में। गोड्डा एमपी तो मैं मानती कि हाँ आदिवासियों के लिए उनके दिल में दर्द है। उन्होंने क्या किया आदिवासियों के लिए आज तक? इसका जवाब दे। गोड्डा के आदिवासियों के लिए क्या किया? गोड्डा में पहाड़िया भी हैं, संथाल भी है, उनके लिए क्या किया? और वो प्राइम मिनिस्टर आरएसएस और गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। देखिए ये सब बातें सबको को पता है। गिरजेश्वर जी जी, हर चीज समझ रहा है। ऐसा नहीं है। गोड्डा के एमपी केवल मनी पॉलिटिक्स करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले दिनों वो महुआ मोइत्रा से उलझ पड़े। महुआ मोइत्रा के सामने वो क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या आता है उनको? पार्लियामेंट में ढंग से बात नहीं रख सकते, अच्छी हिंदी में नहीं बात कर सकते हैं। उनकी उनकी वो बातें रख रहे थे तो आप देखिए उनके सेंटेंस भी पूरे, वाक्य जो वाक्य रचना थी वो वाक्य रचना भी सही थी। तो ये बकवास करते हैं, ऐसे ऐसे लोग ही तो आके झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और इनको जी झारखंड छोड़ मैंने दे। अगर ये झारखंड छोड़ दे और फिर घुसपैठिए की बात करे तो बात समझ में आएगी। गोड्डा एमपी घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, घुसपैठिए होके एमपी हो गए। और एमपी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो ये झारखंड छोड़ देना उसके बाद घुसपैठिए की बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ इन्होंने एमपी को इसी काम के लिए छोड़ रखा है। लेकिन एक सवाल फिर मेरे मन में है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, उनके नेता अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी साहब हों, या गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी जैसे लोग हों, वे तो अपने एजेंडे को झारखंड में लागू करने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। चाहे आदिवासियों का हिंदूकरण का सवाल हो, चाहे सांप्रदायिक वैमनस्य या जहर फैलाने का जो सवाल हो, उनका जो एक उद्देश्य है, वे अपने उद्देश्य में लगातार सफल हो रहे हैं। लेकिन तब इसके बरक्स एक सवाल है कि इसमें किसकी विफलता है? उनकी सफलता तो दिख रही है, उनकी सफलता दिख रही है, विफलता किसकी है? क्या हमारी विफलता नहीं है? झारखंड के समाज की विफलता नहीं है? आदिवासी समाज की विफलता नहीं है? आदिवासी बुद्धिजीवियों की विफलता नहीं है? झारखंड के बौद्धिक समाज की विफलता नहीं है? यह आखिर कौन है इसके पीछे? मेरा यह देखिए सवाल। हाँ, देखिए विफलता और सफलता की जो बात आपने कही, तो अभी जो विफलता की कहानी आ गई लोकसभा चुनाव में, तो विफलता के नैरेटिव्स पूरे भारत के लोगों ने गढ़ दिया और इनको 400 पार से घटाकर इनको 240 में ले आए। और इनकी विफलता की कहानी मैं आपको बताती हूँ। भारतीय जनता नहीं पार्टी की नहीं नहीं विफलता नहीं, नहीं 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 वास्तविक। नहीं नहीं, नहीं, नहीं सुनिए। आपने कहा कि उन वो सफल हो रहे हैं, हम विफल हो रहे हैं। जी मैं जी कह हाँ रही हाँ। हूँ मैं कह रही हूँ वो विफल हो रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। मैं कह रही हूं उन्होंने विफलता तो की कहानी उनकी है, हमारी विफलता की कहानी नहीं है। हमारी तो सफलता के हम पायदान चढ़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन को क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने तो ईडी के मुंह में लात मारी, ईडी को सुना नहीं। उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट से में जो जमानत उनकी ये हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ईडी की याचिका को सुना तक नहीं। तो भाई सफलता की तो कहानी हमारी है, विफलता की उनकी कहानी है। मैं आपकी बातों को उलट के कह रही हूं। आपने मेरे को रोकने की कोशिश की, आपने सोचा मैंने गलत समझा है। नहीं, हम्म। मैं आपको समझाना चाहती हूं कि आप जो कह रहे हैं उसके उलट स्थितियां हैं। अब आप पूछिए कैसे, मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। ये जो हम्म। इनकी विफलता है कि ये लोग आएंगे आएंगे, राम
को लाए हैं, वो आएंगे, राम को लाए हैं। अयोध्या से खत्म हो गए ये लोग, अयोध्या में इनको हरा दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या में चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने सर्वे कराया, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, पता चला कि वो वहां से हार जाएंगे, इसलिए अयोध्या से नरेंद्र मोदी जी को चुनाव नहीं लड़ाया गया और वहां से भारतीय जनता पार्टी हार गई सपा के हाथों में। अवधेश प्रसाद जी वहां से चुने गए जो पिछड़ी जाति से हैं। अयोध्या में जो राम भक्त लोग हैं उनके घरों को तोड़ने का और इतना अत्याचार इन लोगों ने किया अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने, उसका रिजल्ट मिल गया। इसलिए ये विफलता की कहानियां इनकी अब बढ़ रही है। आप देखिए कि 240 में ये आ गए 400 पार का नारा देकर, और देश की जनता इतनी जागरूक हो गई थी कि ये लोग ईवीएम सेटिंग में सब जगह सफल नहीं हो पाए, जहां सफल हो पाए वहां पे ये जीत कर आए 240। मैं 240 की कहानी आपको बता रही हूँ गिरिजेश्वर जी। देखिए इनका जो मुखपत्र है पांचजन्य पढ़िएगा आप, जिस समय चुनाव हुआ उसके 4 जून के बाद जो पांचजन्य छपा, पांचजन्य ये लिखता है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो 240 एमपी चुनकर आए हैं उसमें से 134 एमपी बीजेपी के हैं, बाकी सारे 106 एमपी कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। 30,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजीत पवार को, झारखंड में भानु प्रताप शाही का जो 7 करोड़ कितने करोड़ का घोटाला, सबको ये लोग वॉशिंग मशीन में लेते हैं, धो लेते हैं। करप्शन तब तक दिखता है इनको जब तक वो बीजेपी में कोई नहीं रहता है। जिनको करप्शन दिखता है, जैसे मुकुल राय आपको ले लिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, तो ये वॉशिंग मशीन में धुल गए और इनका करप्शन खत्म हो गया, ये पाक साफ हो गए और भ्रष्टाचार मुक्त हो गए ये लोग। आप इनकी विफलता की देखिए ना कि ये 200 400 में तो 240 आए, 240 में भी इनके अपने एमपी 134 है, 106 तो कांग्रेसी बैकग्राउंड के। ये पांचजन्य लिख रहा है उनका मुखपत्र और बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी पीढ़ी और अपने जो बैकग्राउंड के संघी मानसिकता के, हिंदुआइज्ड मानसिकता के जो एमपी है वो है ही नहीं, तो बीजेपी 134 में सिमट आई है। अगर वो कांग्रेस से लाए गए 106 लोगों को नहीं लिए होते तो वो चुनाव भी नहीं जीत पाते, 240 उनकी संख्या भी नहीं होती। अब इन्होंने एनडीए बनाया हुआ था, तो इन्होंने जब मोदी ने गारंटी की बात कही, मोदी की तो गारंटी रही नहीं, इनकी गारंटी अब हो गई नीतीश कुमार और नायडू। तो नीतीश और नायडू पे ये इनकी सरकार चल रही है, तो कहाँ सफलता है इनकी, कहाँ किस बात की सफलता है? 330 में ये थे, आप 370 आ जाते तो हम मानते कि आपकी सफलता है। झारखंड में आप 14 एमपी में 12 एमपी इनके थे, आज आप इनके 8 हो गए एमपी, एक आजसू का है कहाँ है इनकी सफलता? ये तो दिनों दिन जनता की नजरों में गिरते झुकते और खत्म होते जा रहे हैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गए, इनका इतिहास मिटने लगा है गिरजेश्वर जी। इनके मिटते इतिहास को देख, हमारे बढ़ते इतिहास को देखिए, मेरे सफलता का इतिहास देखिए कि जितने आदिवासी थे, जो आदिवासी हैं, जिनको इन्होंने हिंदू बनाने की कोशिश की, उन लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया। लोहरदगा में, खूंटी में देखिए ना, अर्जुन मुंडा मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को 1.5 लाख वोटों से हारना पड़ा, 1.5 लाख वोटों से हारना पड़ा। लोहरदगा में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को भी लगभग 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया। तो इनका कहाँ है? चाईबासा में जोबा मांझी ने 1 लाख से ज्यादा लगभग से गीता कोड़ा को हराया, जो पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी में चली गई। तो सफलता की कहाँ है भाई? कौन से मानक लिख रहे हो? तुम विफल हो रहे हो इसलिए रात के अंधेरे में भी विधानसभा में बैठ के धरना दे रहे हो। तुम संसदीय मर्यादा का पालन वैसे भी नहीं कर रहे हो 15 साल से, 10 साल हो गए। तुम तो संविधान खत्म कर रहे हो, लोकतंत्र की मर्यादा खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो, तो तुम तो बचने कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो तुमने जो विधानसभा खत्म होने के बाद भी तुम अंदर में वेल में बैठे रहे, धरना दे रहे हो, रात में पोर्टिकों में सो रहे हो, सुबह बैठ के वहीं अखबार पढ़ रहे हो। तो इससे इनकी बेचैनी और आपको नहीं समझ में आती है क्या? इनकी बेचैनी और विफलता देखिए, ये अब कहीं के नहीं रहेंगे। और जिस तरीके का हेमंता सर, आपके शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में गिरजेश्वर जी, वहां पर एक आदिवासी
पर वो बीजेपी के कार्यकर्ता कोई शुक्ला है ब्राह्मण, उन्होंने पेशाब किया, तो भाई उसको पैच करने और शिवराज चौहान ने उनको घर बुला के उनका पैर धोया और उनको मिठाई खिलाई। और आप वहां पे अभी भी दलितों का और आदिवासियों का मध्य प्रदेश में उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है, और आप उनके लिए क्या कर रहे हो? उनकी नौकरियां नहीं दे रहे हो। व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, उनके लोगों को सजा नहीं दे रहे, उनको आप संरक्षण दिए हुए हो। आप असम की बात करते हैं थोड़ी, असम में उनकी विफलता की कहानी। इन लोगों ने सीएए लाया और एनआरसी लाया। जब आदिवासी समाज उठ खड़ा हुआ, हम लोगों ने जंतर मंतर में 6 अक्टूबर को धरना दिया। हम लोगों ने कहा भाई सीएए और एनआरसी आदिवासी समाज पे लागू नहीं हो सकता, आदिवासी कल्चर डाइवर्सिटी वाला समाज है, इसकी जो कस्टम है, कल्चर है, कस्टमरी लॉज है, कम्युनिटी है, आप नहीं लागू कर सकते। ये जो सीएए ला रहे हैं, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें देखिए 4 बातें थी। एक बात तो ये थी कि भाई तो शादी होगी तो वो एक समान शादियां होगी, प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो उसमें समान बंटवारा, प्रॉपर्टी का एक तरीके का बंटवारा सभी समाजों में होगा, और जो संपत्ति के उत्तराधिकार की इन्होंने बात कही थी, और उसके बाद गोद लेने वाला जो नियम बनाने की बात इन लोगों ने कही। तो ये जो इस तरीके के इन लोगों ने जो बातें कही, तो देखिए शादी के और तलाक के जो नियम हैं, तो तलाक के हमारे नियम अलग हैं, शादी के हमारे रिवाज अलग हैं। आप सीएए में, नागरिक संहिता में आप कैसे इनको ला सकते हो? तब इन लोगों ने जाकर कहा कि आदिवासियों को सीएए से बाहर रखा जाएगा। तो सीएए से बाहर रखा जाएगा मतलब आदिवासियों को वोट बैंक बना रहे थे आप, और आप अभी आदिवासी जब नाराज हो गए तो उनको वोट बैंक बनाए रखने के लिए आपने वापस ले लिया। तो इनकी सफलता कहाँ है? आप तो विफल होते रहे। 3 कृषि कानून आपने वापस ले लिए, आप विफल हो गए, और लोगों को पैच करके और मैनेज करके आपने लोकसभा चुनाव जीता। तो सफल कहाँ है बास ये लोग? उनकी बासवी विफलता। जी, मैं खत्म कर बासवी जी। देती हूँ। हाँ, मैं खत्म कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए झारखंड में भी ये विफल है। 15 साल शासन किया इन लोगों ने, गलत नीतियां लाई, स्थानीयता की नीति रघुवर दास ने लाया, गलत लाया, लैंड बैंक को एक्सिलरेट किया, तो ये सब गलत काम किए ना। बीजेपी अब कहीं नहीं है, इसके खिलाफ भयंकर माहौल है, और इस माहौल को समझना होगा, तभी आप इनकी जो आक्रामकता है, ये छद्म आक्रामकता है, इसके भीतर कोई तथ्य नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। आप देखिएगा बहुत जल्दी ये विफल लोग हैं और इनकी कहानी खत्म होने वाली है। जी, माफ जी, कीजिएगा, जी। बहुत लंबा किया, अब समाप्त करना चाहिए। नहीं, जी, 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 अब मैं समाप्त ही करूँगा, 52 मिनट हो गए, मैं देख रहा हूँ घड़ी। तो ठीक है मैम, आपने जो कहा वो बातें सत्य हैं, तथ्यपरक हैं। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी रह गया है कि आदिवासी समाज में क्या बदलाव आप देख रही हैं और आरएसएस का प्रभाव घट रहा है? आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है, अब मैं इस बात को बढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आपकी बातों से लग रहा है देखिए कि अभी लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, इसमें आरएसएस का प्रभाव घट रहा है। जी, आदिवासी लोगों को पता हो गया है कि ये लोग हमें हिंदू बनाना चाहते हैं, इसलिए अब आदिवासी हट रहे हैं इनसे, इसीलिए ये जी, लोग बांग्लादेश मुसलमान का मामला ला रहे हैं, जी, और जी, ये जी, हट रहा है, और ये लोग विफल होंगे। जी, जी, जी। चलिए, अपने वासवी जी, आपने समय निकाला, अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे फ्रंट पेज के लिए। आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी इस तरह से बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार।